वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। हमजा कैसा लगेगा आपको कि अगर आप मतलब अभी पिछले दिनों की बात है, मैं गई यहाँ पर लाहौर में एटीएम से पैसे निकलवाने थे। अभी गाड़ी वहाँ जाके रोकी और मैं निकल नहीं पाई, तो एक बड़ी तेज़ी से पंजाब पुलिस की गाड़ी आई। उन्होंने इतनी तेज़ी के साथ मेरी गाड़ी को ब्लॉक किया कि मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया। अच्छा। उसके बाद दो लोग बड़ी तेज़ी से उसमें से निकले, उन्होंने गन्स भी ऐसे सीधी की हुई थी और मुझे कहा शीशा नीचे करे, शीशा नीचे करे। अच्छा, बड़ी घबराहट में मैंने शीशा नीचे किया। मैंने कहा जी क्या बात है? मैंने कहा कुछ नहीं, पैसे लेने हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप ठहर जाए। फिर उसके बाद वो गए, उन्होंने वहाँ पे देखा, फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर भी एक दो एटीएम्स के बाहर जो है वो जो लोग पैसे निकलवा के निकले उनको लूटा गया। अच्छा। तो वो उस वक्त वो शायद उस इलाके में मुतहर्रिक थी वो वैन। मगर ये जो एक बढ़ते हुए वाक़यात हो रहे हैं ख़ासतौर पे कराची में, जहाँ पर मोबाइल तो खींच लिए जाते थे, अब इस तरह की स्ट्रीट क्राइम्स में भी इजाफा देखने में आ रहा है। और ऐसा ही है कि घर के बाहर खड़ी गाड़ियों का सामान भी मुल्ज़मान के निशाने पर है। इस वक्त शहर में कितने ग्रुप्स हैं जो वारदातें कर रहे हैं, और मजमूई जो सूरत हाल है वो जानेंगे अपने नुमाइंदे फयाज़ यूनुस से। फयाज़ बताइए, ये वारदातें चली जा रही हैं? जी बिल्कुल, कराची में जराइम की शरह में इजाफा होता जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जो घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में वारदात करने वाले अब 4 ग्रुप जो है मुनज़्ज़म तौर पर वारदातें कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक CCTV मंजर आम पर आई है जो मलिर मॉडल कॉलोनी की है, जहां देखा जा सकता है कि 3 मुल्ज़िमान जो रक्शे में सवार होकर आए हैं, गली में मौजूद पहले वो रैकी करते हैं, उसके बाद जो है 2 गाड़ियों से कीमती सामान चोरी करने के बाद फ़रार हो गए हैं। कराची पुलिस के आला हुकाम से हमारा राब्ता, उनका कहना है कि शहर में इस वक्त 4 ग्रुप जो है ये वारदातें कर रहे हैं। एक ग्रुप जो है गाड़ियों से सिर्फ जो है बैटरियां चोरी करता है, एक ग्रुप जो रक्शे में आता है ये गाड़ियों से साउंड सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम और इसके साथ जो पैनल है गाड़ी का वो मुकम्मल तौर पर चोरी करने के बाद फ़रार हो जाता है। पुलिस का कहना है कि एक ग्रुप जो मोटरसाइकिलों पर आता है वो गाड़ी के साइड गिलास चोरी करता है, और एक ग्रुप के बारे में बताया जाता है कि वो भी जो है गाड़ी से कीमती सामान चोरी कर रहा है। पुलिस का कहना है कि ये तमाम तर मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जाता है और ये जल्द वापस आ जाते हैं, क्योंकि जो शहरी हैं वो केस की पैरवी नहीं करते। पुलिस का कहना है कि रोज़ाना 5 से 6 जो वारदातें हैं वो रिपोर्ट होती हैं, लेकिन शहरी इन तमाम तर वारदातों की जो मुकदमात हैं वो दर्ज नहीं कराते, जिसकी वजह से अगर ये मुल्ज़िमान गिरफ़्तार होते हैं तो जल्द छूट जाते हैं। लेकिन शहरियों का कहना है कि ये तमाम तर मुल्ज़िमान CCTV फुटेज में इंतहाई वाज़ेह तौर पर आते हैं। मुल्ज़िमान अगर वारदातें करते हैं तो ये सामान इतनी आसानी से क्यों फ़रोख्त करते हैं, इनको गिरफ़्तार किया जाए, कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। अगर हम बात करें तो कराची के मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है घरों के बाहर जो खड़ी गाड़ियाँ हैं उनसे जो वारदातें हैं अब वो मामूल बनती जा रही हैं। जी बिल्कुल ठीक है, आज आप हमें आगाह कर रहे थे। शहरी बेचारे सारा कुछ ही सही पूछते हैं, सवाल उनके बड़े मासूमाना है और यही है वो रिपोर्ट क्यों नहीं करवाते फरा, आपको पता है? जब उन्हें जो उनके सवाल हैं आगे वो आपको बता नहीं रहे, रिपोर्ट क्यों नहीं कराते। वो कहते हैं जब CCTV में नजर आ रहे हैं मुजरिम या मुल्ज़िमान, जब ये पता है कि ये 4 ग्रुप हैं, ये पता है कि रक्शे में आते हैं, मोटरसाइकिल में आते हैं, ये चुराता है, ये वो चुराता है, वो चुरा के घर तो नहीं ले जाते, वो कहीं लेके जाते हैं, वहाँ सेल करते हैं। जब वो बिक रहा है वहाँ पे तो क्यों नहीं उन्हें पकड़ा जाता? रिपोर्ट करने की ज़रूरत क्या है अगर आपको सारे ग्रुप्स और हर चीज़ें जो है उसके आपके इल्म में है? उनको ये पता है कि दिफा अपना हमने खुद ही करना है। अगर पुलिस को बता भी देंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। वो कराची के एक शख्स की गाड़ी के जो साथ वो शीशा होता है ना, उसको 3 दफ़ा उसके घर के बाहर से उतारा गया और उसने रिपोर्ट भी किया, लेकिन कुछ अभी तक मालूम ही नहीं हो सका। और यही वजह है कि CCTV फुटेज में हम क्लियरली देख सकते हैं, वारदात का तरीका भी हमें पता है और रिक्शे भी हमें पता है कि ये हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं कि भाई उधर जाके भी तो तंग हो रहा है, 3 घंटे 4 घंटे कुछ करना नहीं चाह रहे। एक और रिपोर्ट आई थी ना कि हेरोइन जो है वो रक्शे में पकड़ी गई और फिर पता चला कि वो कुछ किलो नहीं थी। वो रक्शे वाले ने बताया कि जनाब ये तो मन थी पूरी, और फिर पता चला कि 4 अहलकार पुलिस के जो हैं वो मुलव्वस थे जिन्होंने की गिरफ्तारी डाली थी उस रक्शे की वाले की। तो इस तरह के मामला के बारे की तरफ भी जहन जाता ही है जब हम देखेंगे कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं मुजरिमाना, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा। लेकिन अब कुछ बात हमजा की इंटरेस्ट की। अच्छा, और आप सबके आज हम मेरे ऊपर स्टोरी कर रहे हैं। हाँ, क्रिकेट लवर्स की बात कर रहे हैं ना, तो यू आर अ क्रिकेट लवर। आप रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के उन तमाम क्रिकेट लवर्स को जो डाई हार्ट फैन है इस गेम के। और ये एक अच्छी खबर है कि जिम्बाब्वे के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम जो है इसके पाकिस्तान के इम्कानात दौरे के बहुत रोशन हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। दौरे की क्लियरेंस के लिए जनूबी अफ्रीकी बोर्ड का जो सिक्योरिटी वफ्द है वो इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है। 4 रुकनी वफ्द की क़यादत क्रिकेट ऑपरेशन मैनेजर भी कर रहे हैं और ज़रा ये बता रहे हैं कि मेहमान वफ्द इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकात के अलावा रावलपिंडी, कराची और लाहौर में सिक्योरिटी और बायो सिक्योर इंतजामात का जायज़ा भी लेगा।
रावलपिंडी में कैंप के दौरान अफ्रीकी बोर्ड के नुमाइंदे पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान आज खेला जाने वाला आखिरी वनडे मैच जो है वो भी देखेंगे, अपने इंतजामात भी देखेंगे, मैच को भी इंजॉय करेंगे। इस दौरे का आगाज़ जो है वो 26 जनवरी से कराची टेस्ट के साथ करने की तजवीज़ रखी गई है। बिल्कुल, और जनूबी अफ्रीका ने आखिरी बार 12 साल पहले पाकिस्तान का दौरा किया था। मैं मैच देखने के लिए गया था, लाहौर में मैच हुआ था। अब ये ना कहिएगा, मैं छोटा सा था जब मैं गया था। मोहम्मद यूसुफ ने गालिबन उसमें मेरा ख्याल है कि सेंचुरी की थी और पाकिस्तान को 20-25 रन से ना वो मैच जीत गया था। सीरीज हार गए थे मेरा ख्याल है 3-2 से, और हम सीरीज उनसे हार ही जाते होते थे। तो ऐसे हालात थे। उस वक्त गिब्स वहाँ पर मौजूद थे, ग्राहम स्मिथ मौजूद थे, ऐसे बड़े जो प्लेयर्स थे वो भी देखने को मिले थे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच आपने ज्वाइन किया। ये कह दीजिएगा कि पहले जिम्बाब्वे की बात कर लेते हैं, आपको कैसी परफॉर्मेंस लग रही है, टीम सिलेक्शन कैसी लग रही है, आज क्या उम्मीद है, कोई नई एंट्रीज हो रही हैं, अब्दुल्ला शफीक खेल रहे हैं? मसला ये है कि जो माइंड सेट है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक का, वो डिफेंसिव माइंड सेट है। जब भी देखें आप, पहले मैच में भी हमने कुछ ज्यादा तजुर्बात नहीं किए, लेकिन आज हमारे लिए मौका है कि पाकिस्तान यंगस्टर्स को आजमाए, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम वर्ल्ड रैंकिंग में 14वें नंबर की टीम है। तो मेरे ख्याल में इनको आज आजमाना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक का तो मुझे मुश्किल ही लगता है बज़ाहिर, लेकिन ये कुछ यंगस्टर्स को औरों को मौका देंगे। उस्मान कादिर को खिला सकते हैं, क्योंकि उसको 2 दौरों में जो है वो ऐसी टीम के साथ पानी पिलाने वाले क्रिकेटर की हैसियत से रखा, तो उस्मान कादिर आ सकता है। और इसके अलावा मोहम्मद हसनैन जो फास्ट बॉलर है, उसको भी मौका मिल सकता है। तो देखें, आज 2-3 ज्यादा चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है, 2-3 चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं आज। अच्छा, आपने कहा डिफेंसिव, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो टीम सिलेक्शन है ये भी उसी डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर बनी है, या ऐसे लग रहा है कि दिमाग की बजाय दिल से फैसले किए गए हैं? जैसे आपने खुद कहा कि इफ्तिखार अहमद को चांस पे चांस दिए जा रहे हैं, वो अब जेन्युइन उसे ऑलराउंडर कह सकते हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस तो बेहतर रही पिछले मैच में, या उनकी जगह किसी और को मौका देना चाहिए? फिर फ़हीम अशरफ जो हैं उनके बारे में भी हमें बता दीजिएगा, मूसा खान के बारे में बता दीजिएगा कि वो मुसलसल मौजूद है। तो ये सारी मौजूदगी वो जो डिफेंसिव गेम की तरफ इशारा करती है, या उनके दिल के दिमाग के ऊपर रूल की निशानदेही करती है? जिस तरह आप पॉलिटिकल शोज करती हैं, आपने लगता है क्रिकेट में भी रिसर्च की, और आपने बड़ा टू द पॉइंट जो है वो बात की है कि इफ्तिखार अहमद मुसलसल खिलाए जा रहे थे। अब 5 मैचों के बाद उसने पिछले मैच में जो है वो 5 विकेटें ली, लेकिन आप एक मैच की कारकर्दगी पर 14 नंबर की वर्ल्ड रैंकिंग टीम के खिलाफ ये नहीं कह सकते हमें ऑलराउंडर मिल गया। बेसिकली इफ्तिखार अहमद इज अ बैट्समैन, और उन्होंने इससे पहले जो 5 वनडे खेले थे, 16 की औसत से 80 रन बनाए थे। लेकिन कल वाले जो पिछला वनडे था उसमें उन्होंने 14 रन भी स्कोर किए, 5 विकेटें भी नहीं, विच इज अ गुड साइन, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, बहुत अच्छा है। लेकिन अब आइंदा आने वाली जब मजबूत टीमें, उनके खिलाफ देखना होगा कि इफ्तिखार कैसा परफॉर्म करती है। फ़हीम अशरफ को हम खिलाए जा रहे हैं। फ़हीम अशरफ मई 2019 के बाद खेले, इस सीरीज में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। अब तक उन्होंने 87 रन दिए और सिर्फ 1 विकेट हासिल की है। बैटिंग में भी उन्होंने 23 रन बनाए। तो अगर आप देखें, और फिर मूसा खान को जब मौका दिया, यंगस्टर है, उसको ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट भी खिलाया था, तो मूसा खान ने 2 विकेटें ली। हसनैन को भी इन्हें ग्रूम करना चाहिए। और मेरे ख्याल में टीम का सिलेक्शन जो है वो लाइक्स और डिसलाइक्स के बजाय मेरिट की बुनियाद पर हो। कई बासलाहियत क्रिकेटर्स जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, वो अपनी बारी के इंतजार ही में रहे। हमें यंगस्टर्स को जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर हम मौका नहीं देंगे तो किस टीम के खिलाफ देंगे? क्योंकि होम सीरीज है, होम ग्राउंड है, हमें एडवांटेज है। तो मेरे ख्याल में मिसबाहुल हक सोचेंगे डेफिनेटली, और उसके बाद जो है वो इन तमाम चीज़ों पर गौर करेंगे। आज तो मुझे लग रहा है वाइट वॉश हो जाएगी सीरीज। ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, प्ले ऑफ जो हैं PSL के, उसका स्केड्यूल भी सामने आ गया है, और कहा जा रहा है कि 20 से ज़ायद कोई प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान आएंगे, बैरून ममालिक से आएंगे। आप कैसे देख रहे हैं? क्या PCB की जो स्ट्रेटजी है वो आपको बेहतर होती नज़र आ रही है? पाकिस्तान के अंदर बड़ी टीम्स भी आ सकती हैं अफ्रीका को देखते हुए? हमजा देखें, 21 खिलाड़ी गैर मुल्की आ रहे हैं PSL के जो प्ले ऑफ हो रहे हैं 14, 15 और 17 नवंबर को। तो उसमें सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स हैं, और खास बात ये फाफ डू प्लेसी जो फॉर्मर साउथ अफ्रीकन कैप्टन है, 2017 में वो वर्ल्ड 11 को लेकर पाकिस्तान आए थे, जब पाकिस्तान को जरूरत थी, अशद जरूरत थी इस बात की कि गैर मुल्की क्रिकेटर्स आए। तो अच्छी बात है। तमीम इकबाल आ रहे हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी पिछली PSL में नहीं थे, तो डेफिनेटली फर्क तो पड़ेगा। आप देखते हैं कि ये जो 4 मैचेस हो रहे हैं बगैर क्राउड के होंगे, और आप देखें कि इसमें कौन सी टीम फतह से हमकिनार होती है। लेकिन अच्छी बात है कि गैर मुल्की क्रिकेटर्स की आमद से पाकिस्तान पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आइंदा के लिए, जिस तरह आपने साउथ अफ्रीकन टीम का कहा कि आइंदा के लिए साउथ अफ्रीकन टीम जनवरी में एक्सपेक्टेड है, उनका एक सिक्योरिटी का वक्त पाकिस्तान आया हुआ है।
तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि कोई बड़ी टीम आए ना। अभी तक तो हम श्रीलंका को ले आए, बांग्लादेश को ले आए, वेस्ट इंडीज को ले आए, जिम्बाब्वे को, अब बारी है बड़ी टीमों की। साउथ अफ्रीका आ जाए, इंग्लैंड आ जाए, ऑस्ट्रेलिया आ जाए, तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान क्रिकेट में बैनुल अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे पाकिस्तान के लिए खुल जाएंगे। तो आप मुतमईन हैं इन तमाम एफर्ट्स से जो पीसीबी कर रही है? कह रहे हैं कि अगले साल इंग्लैंड की टीम के आने का भी इम्कान है, उसके लिए भी वसीम खान कोशिशें कर रहे हैं, और आप तो उनके जाने की कुछ क्या सराइयों पे भी बात कर रहे थे। दूसरा, ये जो फाइनेंशियल मॉडल है पीसीबी का पीएसएल को लेकर, इसके बारे में जो इबाम है, आपको नहीं लगता अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ? आप मुतमईन हैं, आपको लगता है इन तमाम एफर्ट्स से? देखिए फरा अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो जो फ्रेंचाइजीज हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनके ताल्लुकात में एक सर्द मोहरी का जो अंसर है वो शामिल हो गया। फ्रेंचाइजीज खुश नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इकदाम से, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपए लगाए हुए हैं पीएसएल पर। तो वसीम खान साहब नया फाइनेंशियल मॉडल लाना चाह रहे थे, और आप कह रही थी कयास आ रही हैं। तो जब मैंने ट्वीट किया तो उसके बाद किसी ने कहा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनका रिन्यू किया जा रहा है, गौर कर रहे हैं। अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट इतना अच्छा काम करें तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का प्रेस रिलीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इशू करे। उसको काउंटर करने के लिए क्यों कह रहा है कि गौर कर रहे हैं? गौर नहीं कर रहे हैं। अगर आप इतने कॉम्पिटेंट हैं तो यू मस्ट एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट। और लेकिन ये कि वसीम खान साहब ने ऑस्ट्रेलिया गए थे वो पाकिस्तानी टीम के साथ, लेकिन उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड नहीं आया। मानी साहब को मैं क्रेडिट दूंगा, फरा मानी साहब के बड़े सीजन जो है एडमिनिस्ट्रेटर है, आईसीसी के सदर रहे हैं, उनके ताल्लुकात एहसान मानी साहब के बहुत अच्छे, तो वो भी बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। मैं समझता हूँ क्रेडिट जो है ज्यादा एहसान मानी साहब को जाना चाहिए, जो पीसीबी के चेयरमैन है, जो अपनी पूरी कोशिशें बरूए कार ला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एंड गुड न्यूज़ कि पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान जो हैं वो आबाद होंगे, और हमारे पास एक हेल्दी हैप्पी एक्टिविटी जो है उसका आगाज़ और उसका सिलसिला कंटिन्यूशन जो है बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल फरा, आगे बढ़ेंगे और आपको एक टैलेंट से मिलाएंगे। खत्ताती जो है ना वो मुसलमानों का तहजीबी और सकाफती वर्सा है। माजी में भी खत्तातों ने ऐसे ऐसे शफारे तख्लीक किए हैं जो आज भी अपनी मिसाल आप हैं, और पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम रहे हैं इसमें। अगर हम देखें तो खत्ताती में पाकिस्तान के जो नाम हैं वो बड़े जाने माने, पूरी दुनिया में रिस्पेक्टेड। फिर इसके मुख्तलिफ जो है वो ख़त होते हैं जिसमें खत्ताती की जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिला रहे हैं जो खत्ताती के कदीम फ़न को नए तकाज़ों से हम आहंग करके हमारे सामने पेश करते हैं। यानी हम सबका दिल करता है कि अल्लाह ताला का नाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और अल्लाह ताला के अहकामात और कुरान पाक की आयत मुबारका, ये जो है सोने के पानी से लिखना हमेशा से जो है ना मुसलमानों का एक खुलूस का, जज्बे का, एहतराम का, अकीदत का, मोहब्बत का मज़र रहा है। तो ये सोने के वर्क से खत्ताती करते हैं, और इसमें ज्योमेट्री के हिसाब से पेचीदा तलाजुमात शामिल करते हैं, और उनकी नुमाया ये खसूसियात हैं जो हम आपको बता रहे हैं। वासिल शाहिद हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने अपने काम का आगाज़ रंगों के साथ किया था। वो ये कहते हैं, वो क्या कहते हैं उन्हीं से जानेंगे कि वो कब से ये जो है कर रहे हैं, कब शौक पैदा हुआ। वासिल अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइएगा कि ये शौक कैसे पैदा हुआ और फिर आप जो है सोने के वर्क के साथ काम करना शुरू कर दिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका हमजा साहिब। मैं खत्ताती के हवाले से जब बात करूँगा तो मुझे इसका शौक़ तो बचपन से हुआ। कभी कभी मुझे ये भी एहसास होता है कि मुझे शायद पैदा ही खत्ताती की ये किया गया है, क्योंकि क्लास 3 में था जब मुझे अपने स्कूल टीचर थे अतीक साहब, उन्होंने पहली मरतबा जो है खत्ताती के बारे में जब बताया तो वहीं से शौक़ शुरू हुआ। फिर आगे स्कूल लाइफ में चलते गए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सब चीज़ें, लेकिन खत्ताती को कभी भी नहीं छोड़ा। तो खत्ताती का जो बाकायदा जो मैंने पहली नुमाइश करवाई थी 2007 में करवाई थी, सोलो नुमाइश लाहौर में करवाई थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ते चले गया। 2015 में सोलो नुमाइश करवाई इस्लामाबाद में, फिर अभी रिसेंट एक नुमाइश हुई। ये सारा काम सोने के वर्क के साथ किया था। और इसी तरह 2015 में मुझे एक अलजायर के अंदर OIC का इवेंट हुआ था, इंटरनेशनल कैलीग्राफी एक कॉन्फ्रेंस थी और फेस्टिवल था। वहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह 2018 में मुझे इसी खत्ताती के वजह से मैंने पाकिस्तान में कुछ जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करवाई, एग्जीबिशन करवाई, यूथ के लिए कॉम्पिटिशन करवाए खत्ताती के लिए। तो मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से 2018 में भी अवार्ड मिल चुका है इसी खत्ताती के हवाले से। सोने के वर्क की आपने बात की, इसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि सोने का वर्क चूँकि ये स्याह रंग के ऊपर ज़्यादा नुमायाँ होता है, और ग़िलाबा भी अगर आप देखें तो ग़िलाफ़े काबा भी काले रंग का है। तो काले रंग की खासियत ये होती है कि ये सब कुछ जज़ब कर लेता है। ये किसी चीज़ को जब उसके साथ रोशनी आए या कुछ भी आए तो ये जज़ब कर लेता है, इसकी खासियत ये है। तो इंसान भी मैं समझता हूँ कि जब सब कुछ जज़ब करना सीख जाए, उसके अंदर सब्र पैदा हो जाए, तवाज़ुन पैदा हो जाए, उसके अंदर बर्दाश्त पैदा हो जाए इंसान के अंदर,
तो उसके अंदर अल्लाह पाक अपने नूर की एक चमक अता करता है, और वो चमक ऐसी ही होती है जिससे सोना चमक रहा होता है। तो इसी वजह से मैं काले रंग के ऊपर सोने के वर्क के साथ ये खताती करता हूँ, क्योंकि काले रंग की खासियत ये है कि ये जज़ब करता है। तो इंसान भी अगर जज़ब करना सीख जाए, दूसरों की बातों को, दूसरों के कोई उतार चढ़ाव आ जाता है, किसी तरह की कोई बुरी बात होती है, उसको सब्र के साथ जज़ब करिए, तो अल्लाह आपकी शख्सियत में नूर पैदा करेगा और आपको चमका देगा। वेरी गुड वासिल, यहाँ पे आप खत्तात के साथ साथ ना एक फिलोसोफर भी हमें लग रहे हैं, और बहुत पुरानी मुलाकात है आपसे, लेकिन उस पूरे आर्टिस्टिक जर्नी में वो वासिल ने जो सफ़र तय किया है, जिन जिन मराहिल से गुजरे हैं, ये जो चैलेंजेस हैं जो आपको दरपेश रहे अपने आप को मनवाने में, अपने फ़न को सामने लाने में, अपने फ़नपारों को लोगों तक पहुँचाने में, उसका भी जिक्र कीजिएगा। देखिए, ये इस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो नुमाइश करना जो ना मैं समझता हूँ ये सबसे मुश्किल काम होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अगर एनवायरनमेंट में देखा जाए, खतात एक अपना काम तो कर लेता है, लेकिन उस काम को जाके किसी जगह पे डिस्प्ले करना, ये काम करने से ज़्यादा मुश्किल काम है। आपको इसके लिए मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी चाहिए होती हैं, आपके पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी चाहिए होती हैं, फिर आपको एक जो नुमाइश करनी होती है उसके पीछे एक पैगाम जो होता है वो पूरा डिज़ाइन करना होता है कि आप इससे पैगाम क्या देना चाहते हैं। क्या पैगाम सिर्फ एक फ़न को ज़िंदा करना है, या इससे मुआशरे के अंदर कुछ चीज़ों का पैदा करना है। जैसा कि मैं समझता हूँ कोई भी फ़न जो होता है वो मुआशरे के अंदर शौर, मोहब्बत, अमन और इंसानियत को फ़रोग़ देता है। लेकिन जब हम खताती की बात करते हैं तो ये शौर, मोहब्बत, अमन और इंसानियत के साथ साथ अखलाकियात और रूहानियत को भी फ़रोग़ देता है। क्योंकि जब आप वज़ू करके काम करते हैं या पाकीज़गी है, तो ये पाकीज़गी के साथ जब आप काम करते हैं तो साफ साफ इसके असरात आपकी ज़ात पे भी होते हैं, आपके माहौल पे भी होते हैं। और अगर ये फ़न आप उठाकर किसी नुमाइश में, किसी गैलरी में, किसी मॉल में लेके जाते हैं तो इसके असरात वहाँ पे भी होते हैं। तो आप मुआशरे को बेहतर एक अखलाकी हवाले से, मुआशरे का जो अखलाकी वजूद है उसकी तरबियत कर सकते हैं इस फ़न के ज़रिए। ना सिर्फ मोहब्बत और अमन बल्कि इससे आगे का मकाम है रूहानियत और अखलाकियात। ये मैं समझता हूँ इस फ़न का खूबी है। वासिल, ये तो आपने कहा कि मुश्किलात, मैं समझता हूँ कि मुश्किलात होती हैं। जी मुश्किलात बता दीजिए। जी, मुश्किलात होती तो हैं, यकीनन होती हैं, लेकिन जो मैंने पहले बात की थी, अगर आप जज़ब करना सीख जाए तो वो फिर कोई मुश्किल नहीं रहती, अल्लाह पाक आसानी पैदा कर देता। तो इस फ़न की खूबी ये है कि आपके अंदर सब्र पैदा कर देता है, और जब सब्र हो जाए तो वो फिर समझा जाता है जो भी कुछ है उसकी तरफ से, और जो उसकी तरफ से वो सब ठीक है। जी ठीक है वासिल, सब्र के साथ अटेंशन भी बहुत ज़्यादा चाहिए। सोने के वर्क से खत्ताती करना बहुत नाजुक काम है। इस मश्क में क्या कोई मखसूस औजार होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं? कितना वक्त लग जाता है एक फ़न पारा मुकम्मल करने में, और कितनी तस्कीन पहुंचती है जब वो फ़न पारा मुकम्मल हो जाता है? तीन बातें आपने कही कि एहतियात कितनी, औजार कैसे, और साथ कितना वक्त लगता है और कैसा फील होता है। मैं इस हवाले से पहली बात तो ये कहूँगा कि देखिए, औजार के लिए तो सबसे पहले खतात के अपने हाथ होते हैं जिससे वो खताती करता है, उसी के साथ वो कैंची से गोल्ड को काटते हैं, फिर लगाते हैं, और लगाने के बाद ये जो मैं रिंग पहने हुए हूँ, आप अगर देख सके तो ये रिंग जो अकीक है, बुनियादी तौर से इसके साथ हम सोने के वर्क को ऊपर रगड़, उससे बिल्कुल अच्छे तरीके से वो बैठ जाता है, फिर वो सही मानों में वो खूबसूरत होता है। फिर कितना वक्त लगता है एक फनपारा बनाने का, अगर सही मानों में शुरू करें, खताती करनी, फिर उसकी कंपोजिशन करनी, फिर उसको गोल्ड के मीडियम में लेकर आना, अगर सही मानों में आप देखें तो एक फनपारा कम से कम 3 हफ्तों से लेकर 3 महीने तक ले जाता है। जल्दी बने 3 हफ्ते हैं, वक्त ज़्यादा लगे तो 3 महीने तक भी गोल्ड का, क्योंकि काम बहुत नाजुक है। और कैसा महसूस होता है, मैं समझता हूँ कि तख्लीक जो होती ना, वो हर खालिक को अपनी तख्लीक बहुत प्यारी होती है, बाज़ वक़्त वो अपने आप से भी ज़्यादा प्यारी होती है। वो इतना, जैसे कि वो कहा जाता है माँ को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होती है क्योंकि अल्लाह पाक ने उसके ज़रिए उसको इस दुनिया में भेजा होता है। फिर इसी तरह अल्लाह अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत करता है, कहा कि माँ से भी 70 गुना ज़्यादा। इसी तरह हर फनकार जो होता है ना, अपनी तख्लीक के साथ मोहब्बत करता है, और मैं समझता हूँ यही वो मोहब्बत होती है जो उसकी ज़ात बन चुकी होती है, और वही मुआशरे के अंदर लेके जाता है। और इसी वजह से फ़न जो होता है, फ़नकार के ज़रिए और फ़न बजाते खुद भी मुआशरे के अंदर मोहब्बत और अमन कायम करने का एक बेहतरीन ज़रिया भी साबित होता है। ठीक है वासिल, ये भी बताइएगा ना, इंस्पिरेशन कौन है? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े सादुकैन, एम अशरफ ख़त अबरी में लिखते थे, वो आपका मखसूस ख़त कौन सा है जिसमें आप खत्ताती करते हैं, और किससे मुतासिर हैं? कोई उस्ताद है या किसी के काम से आप इंस्पिरेशन लेते हैं? जी,
देखिए पाकिस्तान में यकीनन बहुत बड़े बड़े असातिज़ा गुज़रे हैं, मैं सबको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। मैं बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में जो हैं वो उस्ताद मोहम्मद अली ज़ाहिर साहब हैं, मैं उनका बहुत ममनून हूँ, जिनकी रहनुमाई से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला भी है और भी मिलता भी है। लेकिन मेरी जो इंस्पिरेशन है अगर देखा जाए तो काम को देखकर तो वो ग़िलाफ़े काबा है, वहाँ पे जो काम हुआ है खाना खुदा में बैतुल्लाह शरीफ पे जो है, तो चूँकि हम किताबुल्लाह का काम करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से करते हैं तो बैतुल्लाह की इंस्पायरेशन के साथ करते हैं। और अगर दूसरे मानों में देखा जाए तो जो मेरी सबसे बड़ी इंस्पायरेशन है वो तुर्की के एक बहुत अजीम खत्तात गुजरे हैं, सामी अफिंदी रहमतुल्लाह अलैह। सामी अफिंदी रहमतुल्लाह अलैह के काम को देखकर जब भी देखते यूँ लगता है जैसे शायद ये किसी इंसान का नहीं किसी फरिश्ते का काम था। इतना खूबसूरत और इतना परफेक्ट काम, मैं उनको हमेशा याद भी रखता हूँ और उनकी मैं समझता हूँ याद भी मेरी है फैज़ान काबे, मुझे उनसे इंस्पिरेशन भी मिलती है और फैज़ भी मिलता है। उनको काम को देखकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। बिल्कुल ठीक है वासिल, थैंक यू सो मच, आप सवेरे पाकिस्तान में आए, हमारे मेहमान बने, बहुत शुक्रिया आपका। तरा ये एक ऐसा टैलेंट है और ये बड़ा मुश्किल काम है, इतना ज़्यादा आप फोकस कैसे रख सकते हैं कि ज़रा सी भी गलती नहीं होनी है, बड़ा मुश्किल काम है। और वो जैसे कह रहे हैं ना, हमने ये जिक्र उतारा है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं, हम ही इसके निगहबान हैं। सो अल्लाह ताला ने अपनी इस कलाम की जो है ना खूबसूरत एग्जिबिशंस की हुई हैं हर तरह, कहीं वो सीनों में महफूज है और ख़ूबसूरत खुशलहानी के ज़रिए से हम तक मुंतकिल होता है, कानों के रस्ते उतरता है, कहीं ये ख़त्ताती की सूरत में हमारे सामने फ़नपारों की सूरत में होता है, आँखों के ज़रिए उतरता है। सो कहीं हम इससे ज़िंदगी में देखते हैं, अल्लाह ताला की किसी आयत को हम अपने सामने जलवागर देख लेते हैं और वहाँ से हम देखते हैं और समझते हैं। सो उसकी कौन कौन सी नेमतों और कौन कौन सी निशानियों को हम छुटला सकते हैं। और वासिल की पर्सनैलिटी को देखते हुए लग रहा था कि वो सब कुछ उनके ना अंदर कहीं बस चुका है, कहीं उतर चुका है और वो ऐसे जैसे बहाव है पानी का और पुरसुकून बहाव है, वैसे वो गुफ्तगू कर रहे थे और आपने ठीक है फिलासफर भी लग रहे थे। क्योंकि ये किताब हिकमत व दानाई है ना, जो इसके साथ जुड़ता है उसके ऊपर मुनकशिफ होना शुरू हो जाते हैं अपनी रूह के अपने मुख्तलिफ असरार, वो असरार जिनकी बुनियाद पे इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है। अब ये डूबने वाले के ऊपर है कि वो किस गहराई तक जाता है और कौन से मोती तक उसकी पहुंच होती है और कितना वो वहाँ से फैज़ जो है पा सकता है, क्योंकि ये तो एक खुला ख़जाना है। इसमें जो डूबा वो अपनी हस्ती और अपनी हस्ती के असरार को पा गया। और आप में जो भी टैलेंट है उसको इसी तरह से कोशिश करके उभारते रहिए, सामने लाते रहिए, कोशिश करते रहिए और वो जो भी आपके अंदर टैलेंट है वही आपके लिए सब कुछ है, उसको ज़ाया नहीं करना। टैलेंट की आइडेंटिफिकेशन ये है कि इश्क आपको वो कौन सी चीज़ है जहाँ पे आपकी दिल रूह बोलना शुरू हो जाती है। सो अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ गुड डे, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।